आतिफ चौधरी जहां पर पैदा हुआ वहां हर दूसरे घर में मोस्ट वांटेड पैदा हुआ ये वालिदैन का अकलौता बेटा था। मुख्तलिफ लोगों को मारना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये रीमा का घर है तो इसने जाते जाते वहां भी फायरिंग कर दी। पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। इशारे के पास रुके हैं, इसने हमारी गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी। ने कहा मोहब्बत जी आज हमने आपको बताना था कि पुलिस मुकाबला होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको लाहौर का एक ऐसा डॉन जिसकी दहशत से पुलिस अफसरान जो है उससे मुठभेड़ करने से बहुत ज़्यादा कतराते थे, उसका नाम आतिफ चौधरी है। आतिफ चौधरी लोहारी में पैदा हुआ। आतिफ चौधरी जहाँ पर पैदा हुआ वहाँ हर दूसरे घर में मोस्ट वांटेड पैदा हुआ है। आतिफ चौधरी के महल्ले में और आतिफ चौधरी के इलाके में शालू, बिल्ला चमकती तलवार, बिल्ला शकूरे वाला, पीची, नादू, नानी और पतोखान, गोगी कमो, नदीम पोपा, नीफा बाबा, ये सब उस वक्त के मशहूर मरूफ डॉन थे जो कि इर्द गिर्द 3-4 महलों में ही ये रहते थे। और हर बदमाश की ये ट्राई होती थी कि वो सबसे आगे निकल जाए। आतिफ चौधरी के बारे में ये मशहूर है कि आतिफ चौधरी स्टूडेंट लीडर था। आतिफ चौधरी स्टूडेंट लीडर नहीं था। आतिफ चौधरी बड़ी मुश्किल से 2 या 3 क्लासें ये पढ़ा हुआ था। और ये जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये वालिदैन का अकलौता बेटा था। जब ये बड़ा हुआ तो इसने एमओ कॉलेज जाना शुरू कर दिया। ये इसने डकैतियाँ शुरू कर दी। इसकी हाउस रॉबरी कोई नहीं है। इसने स्टोर लूटने, दुकानें लूटनी और ये मुख्तलिफ किस्म के मोटरसाइकिलें छीनता था। और ये जब ये डकैती करता था, डकैती करके ये एमओ कॉलेज में चला जाता था। वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर थे आबद चौधरी वगैरह, वो इसके दोस्त थे। वो इसको प्रोटेक्ट करते थे और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस हद तक हाइप पकड़ गया कि इसने लोगों से जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसके गैंग में नदीम पोपा, मुबशर कीमा, मुदस्सर पप्पू, आमर भट्ट, अपना नवीद, आगा नवीद, असद प्रिंस और बेशुमार और जो डॉन पाकिस्तान के जो मशहूर इश्तिहारी थे वो इस ग्रुप में शामिल हो गए। इसने लोगों से जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया और उससे डिमांड करनी शुरू कर दी पैसे की। जो भी इनकार करता था ये उसको मरवा देता था और मार देता था। सबसे पहले इन्होंने एक ताजर से पैसे मांगे वादद रोड पे। जब उसने इनकार कर दिया इन्होंने अटैक किया, उसका गनमैन मर गया। फिर सैफ़ी एक नाम का बंदा इन्होंने सोडीवाल में मारा। फिर इन्होंने अपना मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसमें एक बानो सूतर मंडी वाली हुई है जिस पे खुद 150 पर्चे थे। उसका बेटा था, मोस्ट वांटेड था नानी। इसने नानी को मार दिया। फिर एक नवाज जट, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर था शाहदारा का। जब वो निकला तो असद प्रिंस ने वो मार दिया, एक साथी के समेत मारा गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब आबद चौधरी के कत्ल का इल्ज़ाम अरशद अमीन पे लग गया तो इसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अरशद अमीन पर मुख्तलिफ औकात में अटैक करने शुरू कर दिए, जिसमें एक अटैक में आप आतिफ चौधरी के हाथों अरशद अमीन का मुंह बोला भाई, आरफ चौधरी शदीद ज़ख्मी हुआ, इसमें हाजी परवेज़ शदीद ज़ख्मी हुआ और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग इसके हाथों मरना शुरू हो गए। एक वकूआ आपको बता दूं, एक दिन ये शाहनुर स्टूडियो, एवरन्यू स्टूडियो के बाहर से जा रहा था तो रीमा फिल्म स्टार का घर बिल्कुल साथ था। तो किसी ने कहा कि ये रीमा का घर है तो इसने जाते जाते वहाँ भी फायरिंग कर दी। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के घर इसने फायरिंग शुरू कर दी, पैसे मांगने शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि ये पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। पुलिस अफसरान इस पे वर्क करने के लिए कतराते थे। चूँकि ये पुलिस अफसरान कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं देता था, ना उससे ये खौफज़दा होता था। तो उस वक्त एक एसपी साहब मेरे थे, कैप्टन ज़ुबैर साहब, उनके पास इतला आ गई एक प्रोफेसर की कि उनसे इन्होंने जगह टैक्स मांगा है। और जगह टैक्स मांगने के बाद आज इन्होंने जगह टैक्स 8 बजे लेने आना है। तो कैप्टन ज़ुबैर साहब ने मुझे और साथ 2 मेरे साथी जो थे कांस्टेबल आन, उनको भेजा कि जाके आप
उनके जो प्रोफेसर है रिवाज गार्डन, उसके साथ आप गुफ्तगू करो और चेक करो कि कितने बजे आतिफ ने आना है। मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे वो प्रोफेसर साहब के घर चला गया रिवाज गार्डन। ये बात है 2 फरवरी की। चला गया तो वो 5 साढ़े 5 का टाइम था। तो उस वक्त वो प्रोफेसर साहब ने कहा जी कि मुझसे जगह टैक्स असद प्रिंस और आतिफ चौधरी ने मांगा है और आज 8 बजे वो लेने आ रहे हैं। इसी असना में आतिफ चौधरी का फ़ोन आ गया उसके लैंड नंबर पे। तो उन्होंने स्पीकर खोल के जब उससे बात शुरू की तो उसने कहा कि आपके पैसे तैयार हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा तैयार हैं। तो उन्होंने कहा जी हम 8 बजे लेने आएंगे, पैसे तैयार हैं? उन्होंने कहा जी तैयार हैं। अभी उसने फ़ोन बंद किया तो ठीक 3 मिनट बाद आतिफ चौधरी आ गया। अब ये घर इस तरह था कि 10 मरले का घर था, नीचे का पोर्शन अलहदा किराए पे था और सेंटर से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के तो प्रोफेसर साहब का ट्यूशन सेंटर था। अब वो पोजीशन ऐसी थी, मैं और 2 कांस्टेबलान ऊपर थे और अगर हम नीचे आते तो कोई भी हम में से ज़िंदा ना बचता। हमने एक काम किया कि आप आतिफ चौधरी को आधे पैसे दे दो, आधे पैसे दे दो और कहो कि आधे वो कल लेने आए। तो इसी तरह वो प्रोफेसर नीचे चले गए, उन्होंने जाके वो पैसे दिए आधे, और आधे का वादा किया कि अगले दिन मैं वो पैसे दूंगा। अगले दिन का वादा करके वो जब वो चला गया तो हमने जाके कैप्टन ज़ुबैर साहब को सारी इतला दे दी। कैप्टन ज़ुबैर साहब ने 3 कांस्टेबलान अनवर, अलमदार शाह और एजाज और मुझे इंचार्ज बना के वहाँ पे भेज दिया प्रोफेसर साहब के पास, और ख़ुद वो स्टैंड बाय रहे वहाँ पे लोअर माल में। उनका था कि जब ये आए तो अगर आप इनको हैंड्सअप करा सकते हुए तो हैंड्सअप करा लेना, और मैं 2-3 मिनट में लोअर माल बिल्कुल करीब था उस वक्त, तो मैं पहुँच जाऊँगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो जो गली थी उसके पीछे एक गेट छोटा सा लगा हुआ था, उसके पीछे एक सहन था। ये 3 फरवरी की रात का वक़ूआ है। 3 फरवरी की रात को बसंत नाइट थी। तो वहाँ पे मैं कलाशनकोव समेत बैठ गया। 2 कांस्टेबलान सामने बैठ गए ग्राउंड में और एक कांस्टेबल जो है वो छत पे नहीं, ऊपर वाले पोर्शन में प्रोफेसर के साथ बैठ गया। पूरे 8 बजे वो फ़ोन आया आतिफ का कि मैं आ रहा हूँ, तो पैसे तैयार रखना। तो वो ऊपर वाले पोर्शन से उन्होंने सेन में मुझे आवाज़ दे दी कि वो आ रहा है। तो मैंने अपनी चैम्बर क्लाशन का चैम्बर मार के रख ली ताकि मैं हैंड्सअप करा लूँगा। इसी असना में गाड़ी रुकी। वो इतना सा गेट था, गेट में से वो साफ नज़र आ रहा था। सफ़ेद गाड़ी रुकी, गाड़ी में से हीरा, खालिद हीरा और अपना असद प्रिंस उतरे। दोनों मुसल्लह कलाशनकोव थे। जैसे जैसे ये अंदर आते गए इन्होंने बुलंद आवाज़ कहा कि प्रोफेसर साहब को नाम लेके कि वो पैसे भेज दें, और इसी दौरान ये दोनों चलते चलते वो गेट की तरफ आ गए। जैसे ही वो गेट की तरफ आए तो खुदा का करना देखें कि बसंत नाइट थी, तो किसी ने वो पीछे पटाखे और फायरिंग शुरू। उस वक्त बसंत पे इतनी सख्ती नहीं थी, बहुत बड़ा जश्न समझ के उसको मनाया जाता था। तो जब वो पीछे फायरिंग और वो बसंत के पटाखों की आवाज़ आई तो एकदम असद ने वो फायरिंग शुरू कर दी। अब जैसे ही उसने फायरिंग शुरू की तो मैंने वो कलाशनकोव पकड़ ली साइड पे। तो असद फायरिंग कर रहा था और असद एक वो कॉर्नर वाला पिलर जो है उसके बिल्कुल साथ खड़ा था, हीरा और दोनों, और वो फायरिंग कर रहे थे। एक गोली दीवार के साथ लग के मुझे यहाँ से होती हुई यहाँ पे रुक गई। तो मैंने वो बैठे बैठे जब जो अभी फायरिंग की तो असद को इधर गोलियाँ लग गई और वो गिर गया। और जब वो भागा वापस खालिद हीरा, तो जब वो ब्रस्ट एक जब मैंने चलाया तो 3 गोलियां उसकी कमर में और 3 गोलियां उसकी टांग में लगी, जो कि उस वक्त वो गाड़ी के बिल्कुल आधा अंदर था और आधा बाहर था, और वो फायरिंग घूम के कर रहा था। बाहर जो कांस्टेबलान थे, अब इसमें आतिफ ने गोलियां चलानी शुरू कर दी उन पे। तो एक अनवर के पास गन थी, ऑग उसको कहते हैं, वो गन बहुत महंगी है, लेकिन उस वक्त उससे एक गोली चली और 2 गोलियां जो कि अपना आगा नवीद को लगी इधर से और गुजर गई, और अलमदार शाह की गोलियों से आतिफ चौधरी ज़ख्मी हो गया, लेकिन ये वो फायरिंग करते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। वहाँ से जाके इन्होंने रास्ते में वो वायरलेस होना शुरू हो गई। पूरे लाहौर में कोहराम बरपा हो गया। कैप्टन ज़ुबैर साहब और उस वक्त राना अपना चौधरी तनवीर साहब SSB लाहौर थे।
तो वो वायरलेस होनी शुरू हो गई और इन्होंने हॉस्पिटल में वो फेंका खालिद हीरे को और ख़ुद ये कसूर की तरफ इन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। वो रास्ते में से इन्होंने 2 गाड़ियाँ और छीनी ताकि वो, अब पुराना नंबर वायरलेस हो चुका है तो नया नंबर जो है वो होते हुए थोड़ी देर लगेगी। तो वो फिर एसएसपी साहब के भी इल्म में एक आई कि ये जब कज़ाफ़ी स्टेडियम क्रॉस कर रहा था तो एक डीएसपी साहब जो उनकी गाड़ी जा रही थी तो ड्राइवर अमानत ने उनको कहा कि सर आतिफ चौधरी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर कर लो, चूँकि इसने तो मौत उठाई हुई है तो ये ना हो कि हमारे बच्चे भी यतीम हो जाए। तो खैर वहाँ से फिर ये निकलने के लिए में कामयाब हो गया। असद मौके पे मारा गया। खालिद हीरे को फिर अपना बहुत प्रेशर था कि इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की है तो इनको स्पेयर नहीं करना, लेकिन मैंने और कैप्टन ज़ुबैर साहब ने कहा कि हमने ज़ख्मी जो हो चुका है, सरेंडर जिसने कर दिया, हमने उसको नहीं मारना। वो फिर दहशतगर्दी कोड में खालिद हीरे का केस चला। सिकंदर याद साहब एक सख्तगीर और डेड ऑनेस्ट दहशतगर्दी के जज थे, उन्होंने फिर वो ट्रायल करके 7 साल उसको हीरा को सज़ा दी और वो 7 साल काट के आया। उसके बाद आतिफ चौधरी को 2 फायर लगे हुए थे, ये इसको महीना 1.5 महीना ठीक होने में लगा। मुझे याद आता है कि 22 मार्च को मैं ड्यूटी फ्री शॉप जा रहा था और गाड़ी पे था और एक अलमदार शाह गनमैन मेरे साथ था। वो गनमैन मेरे मुंह से निकला, वो छोटे भाइयों जैसा था। तो जैसे ही हम वो होटल है गालबन हॉलीडे इन, उसके चौक में इशारा बंद था और इशारे के पास रुके हैं तो इतनी देर में आतिफ और 3 साथी और हमें क्रॉस करके आगे चले गए हैं। जैसे ये वो लम्हा था जिसमें या तो ज़ीरो या हीरो, ये 4 थे, मुसल्ला कलाशनकोफ से थे और मैं और एक मेरा गनमैन। तो मैंने वो गन उससे छीनी और मैं उतरा नीचे, इसने हमारी गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी आतिफ ने, और उसके साथ जो दूसरे साथी थे वो फायरिंग करते रहे। तो फायरिंग करते करते इन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। अब मैंने पीछे से, मेरे लिए ये नहीं था कि मैं सीधी गोली अगर चलाता तो ड्यूटी फ्री शॉप पे उस वक्त 600 बंदा काम करता, ये वो वाली ड्यूटी फ्री शॉप नहीं थी उस वक्त, वो बहुत दुनिया होती थी ड्यूटी फ्री शॉप पे। तो ये गाड़ी भगा के चले गए। खैर कैप्टन ज़ुबैर साहब भी मौके पे आ गए, अफसरान भी आ गए, तो वो अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे। खैर थोड़ी देर बाद ही आतिफ का फ़ोन आ गया। उसने कहा मोहब्बत जी आज हमने आपको बताना था कि पुलिस मुकाबला होता क्या है, लेकिन वो चूंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी तो हम पब्लिक को मारना नहीं चाहते थे, तो अगर आप में हिम्मत है तो आप कल फिर आ जाएं ड्यूटी फ्री शॉप। अब मैंने ये बात सुनी, अगले दिन मैंने कहा यार आ जाना। मैं वो जाके अगले दिन ड्यूटी फ्री शॉप बैठ गया, वो 3 साथियों समेत। अब मेरे ज़हन में था कि आतिफ इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो अगले दिन मुझे टाइम दे के वहाँ पे आ जाएगा। अगले दिन ही आतिफ, जब वो मैं बैठा हुआ था तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो देखा तो आतिफ चौधरी साहब उधर से तशरीफ़ ले आए, महबूब, आगा नवीद और साथ आमर भट्ट। तो जैसे ये आए तो वहाँ पे कलाशनकोफों के मुंह खुल गए, इधर से भी उधर से भी। महबूब खान जो पीछे था, इनकी गाड़ी थी छोटी जिसकी डिग्गी नहीं थी, उसने वो शीशा तोड़ा, वो कलाशन से फायरिंग कर रहा था। अब मेरी फायरिंग, जब मैंने फायर वापसी किया तो वो महबूब खान की टांग में लग गया और उसकी कलाशनकोफ बाहर गिर गई। बाहर गिरने से वो जो महबूब खान की अगर वो फायरिंग जारी रहती तो बहुत ज़्यादा उस दिन पब्लिक मरनी थी, लेकिन वो उसकी फायर लग गया और कलाशनकोफ बाहर गिर गई। इसमें आगा नवीद और आतिफ फायरिंग करते करते हुए 1 वे तोड़ते हुए असम्बली की तरफ चले गए। असम्बली में उस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा था और तकरीबन सारे लाहौर की पुलिस वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थी, लेकिन वो इतनी शदीद फायरिंग थी कि अब अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे पुलिस डीमोरल हो, लेकिन पुलिस वालों ने वहाँ पे जहाँ किसी को पनाह की इजाज़त, पनाह लेने की वो मिली जगह, वो उसने पनाह ले ली। वो इतनी शदीद फायरिंग थी। आतिफ चौधरी ने वहाँ से गाड़ी छीनी, असम्बली की पार्किंग से वो 1 वे तोड़ता चला गया, आगे जाके वो माल पे चढ़ गया।
मैं और मेरे साथी फौरी तो हमने वायरलेस कर दिया, हमने गाड़ी घुमा के इसके पीछे गए। जब ये नहर पे गया, इसने रास्ते में 2 गाड़ियां छीनी। वो जो टाइम हमारा टर्न लेने में और भाग के वापस जाने में लगा, उसमें इसने 2 गाड़ियां मुख्तलिफ छीन के और ये नहर पे चढ़ गया। इसमें ने महबूब लंबे को भी शिफ्ट किया, महबूब खान को जो ज़ख्मी था, आगा नवीद और एक और जो आमर बट गालबन था, इसके साथ ये शिफ्ट हुए। और नहर पे जब ये गए तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो इसने फिर भी वो इसकी हमारी वो फायरिंग नहर पे भी, वो जो मीडिया बतौर रेफरेंस मैंने वो मुहैया कर दी है, तो वो नहर पे भी फिर फायरिंग हुई। और ये वहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, हम उसमें फंस गए थे, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ नहर पे छोड़ दी थी, तो ये वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। आतिफ चौधरी ने इन तमाम मुकाबलों के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि मैंने अरशद अमीन को भी मारना है और आबद चौधरी को, आबद बॉक्सर को भी मारना है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आतिफ चौधरी के मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ गहरे मरासम थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो सियासतदान ही आतिफ चौधरी से खाइफ हो गए थे, क्योंकि आतिफ चौधरी बाद में उनको भी ब्लैकमेल करना शुरू हो गया था। और आतिफ चौधरी जब हलाक हुआ, 100 से ज़्यादा उस पर पर्चे दर्ज थे हर किस्म के जराइम के, और तकरीबन 25 से ज़्यादा मर्डर हैं जो उसके नाम के साथ मंसूब हैं, जिसमें पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, और डकैतियों के बेशुमार पर्चे भी थे। इसके बाद इसने ये इलाका गैर में चला गया। इलाका गैर में गया तो एक प्रोड्यूसर जो कि एक मशहूर प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम मुनासिब नहीं है लेना, लेकिन वो भट्ट साहब जो कि इसके दोस्त थे, उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रात 10 बजे मजंग के करीब तमासील के सामने हमें बुला लिया कि मैं आपको आतिफ चौधरी की इंफॉर्मेशन देता हूं, आप वहां पे आ जाएं। रात को 3 बजे बेल हुई तो गनमैन ने जाके दरवाज़ा खोलो, तो उन्होंने कहा कि एक वो भट्ट साहब का करीबी दोस्त आपसे एमरजेंसी में मिलना चाहता है रात 3 बजे। मैं खैर वो नीचे से उसको बुलाया, तो मैंने कहा खैरियत है? उन्होंने कहा कल आपका टाइम है 10 या 11 बजे। उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा जी आतिफ ने आप पे अटैक करना है, आपको मरवाने का और मारने का मुकम्मल मंसूबा बन चुका है। आतिफ चौधरी लाहौर में है और आतशी असला, राकेट लॉन्चर और बेशुमार जो इश्तिहारी इलाके गैर से उसके साथ आए हुए हैं, तो आप कल ना आए। अब मुझे पता चल चुका था, अब ये कैसे मुमकिन था कि मैं ना जाता। खैर मैं उससे ज़्यादा तैयारी करके हम वहाँ पे तमासील के बाहर हमने नाके लगा दिए, हम वहाँ पे बैठ गए, पहुँच गए, मुकर्रर वक्त पे पहुँचे। अब बाद में पता चला कि आतिफ चौधरी ने हमें जब देखा, आतिफ को अंदाज़ा हो चुका था कि वो यहाँ पे अटैक करके वापस नहीं जा सकता या यहाँ से नहीं निकल सकता, तो आतिफ चौधरी बग़ैर अटैक किए वहाँ से निकल गया। रास्ते में वापसी पे इसने वो सारे बंदे शंदे ड्रॉप किए, और जब ये रावलपिंडी पहुंचा तो इसके साथ इसकी बीवी, एक औरत और एक और इसका साथी था। वहाँ पे नाके वालों ने इसको रोका तो इसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और एक एएसआई शदीद ज़ख्मी हो गए। ये गाड़ी छोड़ गया, उसमें इसकी बीवी और वो जो दूसरी लड़की थी वो रह गए, और वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब वो लड़कियों को इंटेरोगेट किया गया तो उन्होंने एसएसपी साहब पिंडी को ये कहा कि हम आबद बॉक्सर पे अटैक करने गए थे, नाकाम होने के बाद हम इलाका गैर जा रहे थे। एसएसपी साहब ने एसएसपी लाहौर को बताया। फिर यहाँ से मैं उन लड़कियों से इंटेरोगेट करने मैं रावलपिंडी गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप रिमांड पे इन औरतों को ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, तो लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा जी वो मर्दों की लड़ाई में औरतों का काम नहीं है, तो आप इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई आप करना चाहते हैं आप करें। तो वो मैं रिमांड पे उनको लेके नहीं आया, लेकिन मैंने जो चंद सवालात जो मेरा हक बनता था मैंने उनसे पूछे। उसके बाद ये आतिफ चौधरी इलाका गैर में चला गया। जब वो लड़कियां पकड़ी गईं तो आतिफ चौधरी इतना मजबूत हो गया कि लाहौर और पंजाब से जितने इश्तिहारी थे वो सारे आतिफ चौधरी के पास वहाँ पे चले गए। आतिफ चौधरी ने पूरे लाहौर से जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया। आतिफ चौधरी से को सारे जो भी यहाँ पे सियासतदान थे या जो भी यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन थे वो सब खाइफ होना शुरू हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि ये पाकिस्तान पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज बन गया।
उस वक्त अरशद अमीन चौधरी भी इंतहाई खौफजदा था आतिफ चौधरी से, क्योंकि आतिफ चौधरी का कद क्राइम में इतना बड़ा हो गया था कि अरशद अमीन को था कि जब भी मेरा नुकसान होगा तो मेरा नुकसान आतिफ चौधरी ही करेगा। इसमें यह लम्हे फ़िक्रिया एक बता दूं, जब इसने और आमिर भट्ट ने रीमा के घर फायरिंग की तो इसकी तशहीर भी इसने करनी शुरू कर दी। तशहीर के साथ इसने मेल एक्टरों को फ़ोन करना शुरू कर दिया और उनसे पैसे लेना शुरू हो गया, और मुख्तलिफ प्रोड्यूसरों से भी इसने पैसे लेने शुरू कर दिए, और फीमेल एक्टरों को इसने फ़ोन करके इलाका गैर में बुलाना शुरू कर दिया। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो वहाँ पे जाना शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये मुकम्मल फिल्म इंडस्ट्री पे इस पर कंट्रोल हो गया। कोई भी बंदा इसकी मर्ज़ी की बग़ैर वो फ़िल्म शुरू नहीं करता था और ना ख़त्म करता था, ये जब तक वो इसको पार्टनर नहीं रखता था। आतिफ चौधरी से खौफज़दा होकर अरशद अमीन ने इसको मैनेज किया, कुछ बड़े सियासतदानों के आशीर्वाद के बाद इसको मैनेज किया, और खासादारों को पैसे दिए। खासादारों ने जब ये आतिफ चौधरी सिगरेट लेने के लिए बाहर निकला तो उसको ब्रस्ट मार दिया। ब्रस्ट मारने के बाद आतिफ जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया, उसको ज़ख्मी हालत में पेशावर शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने के बाद उसका इलाज शुरू हो गया। यहाँ से मुझे SHO सांदा लगा दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ा केस सांदा में था, क्योंकि इसमें एक बात बताना वो ज़रूरी है कि आतिफ चौधरी ने जहाँ पे असद प्रिंस पुलिस मुकाबले में मारा गया था, उस प्रोफेसर को हमने 2 कांस्टेबल बतौर सिक्योरिटी गार्ड दे दिए थे। आतिफ ने उस पर अटैक किया प्रोफेसर पे, और उसमें एक कांस्टेबल हमारा शहीद हो गया। तो सबसे बड़ा केस जो पुलिस अफसर की शहादत का था वो सांदा में था। मुझे सांदा में बतौर SHO लगा दिया गया, और ये टास्क दे दिया गया कि आतिफ चौधरी को लाहौर शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करने के बाद इसको इंटेरोगेट किया जाए। जब मैं वहाँ पे पेशावर गया तो आतिफ बहुत कमज़ोर था, शदीद ज़ख्मी था आतिफ। तो आतिफ ने मुझे देखते ही कहा, मोहब्बत जी आ गए हो? मैंने कहा जी आ गया हूँ। तो कहते हैं मोहब्बत जी वक्त पूरा हो गया है, वक्त पूरा हो गया है, और आतिफ चौधरी की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो मेरी ख्वाहिश है बॉक्सर साहब कि मेरी कत्ल की बदनामी आप अपने सर ना लें, क्योंकि मेरे 4 पुलिस मुकाबले हुए हैं आपके साथ, और वो सारी दुनिया ने देखे हैं। तो हम जवानों की तरह लड़ते रहे हैं, तो अब मेरी मौत का ज़िम्मा आप ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे किसी ना किसी ने मार देना है। मुझे ये बात इतनी मेरे दिल को दुख दे गई कि मैंने आके सांदा का 4 छोड़ दिया, और ये तारीख गवाह रहेगी, तारीख गवाह है और रहेगी कि आबिद बॉक्सर ने अपने ज़ख्मी, लाचार और बेबस मुखालफ पे क्लाशन चलाने से इनकार कर दिया था। बाद में फिर आतिफ चौधरी को शिफ्ट किया गया यहाँ पे। आतिफ चौधरी को सांदा में रिमांड पे लेके आए, तो जिस जगह इसकी वो निशानदेही के लिए लेके गए आतिफ चौधरी को सांदा में, तो रिवाज गार्डन में, क्योंकि उसको थाना सांदा लगता था। तो उस वक्त फिर वो मुखालफीन में ने, जो बाद में हमें पता चला मुखालफीन अरशद अमीन वगैरह ने उस पर अटैक किया, और हरासत में ही आतिफ चौधरी हलाक हो गया। और एक बहुत बड़ा बाप लाहौर का जिस पे फिल्में बनी और जिससे बेशुमार लोग आज भी मुतासर हैं, वो एक बाप बंद हो गया। और उसका सबसे बड़ा जो एक बात, जब मेरी आतिफ चौधरी के मरने के बाद मेरी साल बाद शादी हुई, तो सबसे आगे आतिफ चौधरी का बाप चाचा अफजाल बंगड़े डाल रहा था। तो बस ज़िंदगी में बेशुमार वक़ूए ऐसे होते हैं जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। तो आतिफ चौधरी के साथ पुलिस मुकाबले और जो सारा वो पीरियड गुज़रा, वो रहती दुनिया तक मुझे याद रहेगा।